नमस्कार। एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क के द्वारा आयोजित यह 10 दिवसीय कथा महोत्सव में मैं नवनीत नीरव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस महोत्सव का 10वां दिन है। इस महोत्सव की शुरुआत राकेश तिवारी जी की कहानी से हुई थी, जिसके बाद प्रमुख कथाकारों में योगेंद्र आहूजा जी, श्रद्धा थवाइत, अनुकृति उपाध्याय, शैलेश जी आदि लोग जुड़े थे। और आज 10वें दिन दो कथाकार, हम युवा कथाकार पाठ करने वाले हैं, जिसमें अभी 4 बजे से मैं नवनीत नीरव अपनी कहानी राम झरोखे बैठ के आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। और 6 बजे से हमारे साथी कथाकार संदीप मिल अपनी कहानी कोकिला शास्त्र का पाठ कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ अपनी कहानी राम झरोखे बैठ के साझा करने से पहले मैं कहानी के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि ये कहानी मूलतः बिहार के भोजपुर अंचल की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सो कुछ शब्द भोजपुरी के इसमें निहित होंगे और कुछ बैकग्राउंड, कुछ संदर्भ, कुछ पात्रों के नाम, कुछ कहावतें हो सकता है कि भोजपुरी के इसमें प्रयुक्त हों। सो मैं शुरू करता हूँ देर न करते हुए। ऑलरेडी 2-3 मिनट में लेट से जुड़ा। यह कहानी मेरी नया ज्ञानोदय के युवा रचनाशीलता अंक अक्टूबर 2018 में प्रकाशित हुई थी। राम झरोखे बैठ के। सांझ ढल रही थी। दिन भर रह रह कर पानी बरसता, फिर रुक जाता। बारिश रुकते ही उमस परेशान करने लगी थी। मैं छत पर चला आया। नीले आवरण में लिपटा हरेक शय, झिंगुरों की शहनाई अविराम, पूरा बधार पानी में डूबा हुआ, केवल आहर के किनारे खड़े पुराने पीपल को छोड़कर। पहले उस जगह पीपल युग्म खड़े थे। एक पर ग्रामीण स्त्रियां अमावस्या को कच्चा सूत लपेटती थीं, दूसरे पर श्राद्ध का घट लटकता। गत बारिश में सूत वाला पेड़ गिर गया, दूसरा आज भी खड़ा है। न जाने किस लिए गांव में अब गिनती भर लोग ही बचे हैं। हमारे परिवार में बंटवारे को दशक भर हुए। घर में हिस्सा लगा, 3 कमरे और आधा आंगन। 2 कमरों की हालत कुछ अच्छी नहीं, बरसात में वे बेतरह टपकते। निभा की शादी में मां गांव आई थी। फोन पर बताया कि बरसात से पहले छतों की मरम्मत जरूरी है। मुझे अकेले गांव आना पसंद नहीं, परंतु मां की बात माननी पड़ी। चचेरी बहन की शादी में भी नहीं आ सका था। चाची के उलाहने अब तक जारी थे। मैं आसमान पर लटके बादल के टुकड़ों को देख रहा था। सामने फर्श पर मेघदूतम के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। कुछ शब्द पन्नों से छिटक कर मेरे ख्यालों में रंग भर रहे थे। कोई यक्ष था, वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्षपति ने उसे शाप दिया कि वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहो। इससे उसकी महिमा ढल गई। राम झरोखे भैया आए हैं, अम्मा बुला रही हैं। चचेरी बहन नीलू ने सीढ़ियों पर खड़े होकर मुझे आवाज दी, फिर वह मोबाइल में व्यस्त हो गई। राम झरोखे? इस वक्त मैं थोड़ा आश्चर्य में हुआ। मैं नीचे चला आया। राम झरोखे मजली बुआ के सबसे छोटे बेटे, उम्र में मुझसे कोई 4-5 साल बड़े होंगे। राम झरोखे जब भी हंसते तो उनकी दोनों आंखें मिचमिचाकर छोटी हो जाती, होठ के बीच से सामने की दंत पंक्तियां गोचर हो जाती, सिर झुकता चला जाता। कई बार अनुमान लगाना कठिन हो जाता कि वह बात इन्हें कैसी लगी, बुरी या भली। आजकल राम झरोखे साइकिल पर गांव-गांव घूमकर फेरी लगाते हैं। मौसम के हिसाब से साड़ी, सलवार, सूट, बेडशीट, ऊन और गर्म कपड़े बेचते हैं। कुछ आमदनी हो जाती है, रिश्तेदारी भी निभ जाती है। चाची आंगन के ओसारे में बैठी रोटियां सेक रही थी। मुझे आंगन में उतरते देखा तो बोल पड़ी, मानो उन्होंने मेरा सवाल पढ़ लिया हो। निभा को तीज भेजना है ना? बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने भरसक मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे अचरज हुआ, सिर्फ तीज भेजने के लिए राम झरोखे आए हैं? बाभन टोले में कितने सारे गोतिया पटीदार के लड़के हैं
जो पास के शिवालय में दिन भर ताश पीटते हैं। बबन उनके अगुआ हैं, कोई नहीं था तो चाची उन्हें ही भेज देती। अब टाटा से लौटे हैं तो रोपनी कराकर ही जाएंगे। वैसे भी बबन वो तो रोज ही हमारे आंगन की मिट्टी कोड़े रहती हैं। चाची को गोतिया पट्टीदारों का कोई विश्वास नहीं। बबन के किस्से सारा जवार जानता है। बेटी नई नई ब्याही है, ससुराल में कोई कुछ लगा बजा दे तो। ऐसे में राम झरोखे उनके लिए उपयुक्त थे। दालान के अंदर लालटेन धीमी धीमी पीली लौ के साथ उबासियां ले रही थी। धूप अगरबत्ती की गंध मेरे नथुनों में भर आई थी। चाचा चौकी पर एक ओर बैठे रामायण के पाठ में रमे हुए थे। उनके दूसरी ओर राम झरोखे थे। मैं उनके पास चला आया। पता नहीं कहां से आ रहे थे, पूरी तरह भीगे हुए। शर्ट की आस्तीन कोहनी तक मोड़ी थी, पैंट घुटनों तक चढ़ी थी, प्लास्टिक की चप्पड़ कीचड़ में लिसड़ी। आप कैसे भीग गए? पैदल आवत रही, कहते हुए वे सकुचाए। कहीं ठहर जाना था ना बारिश रुकने तक। अब बरसात में न भीजब तो कब भीजब, कहते हुए वही परिचित मुस्कुराहट। राम झरोखे के पास 2 थैले थे, दोनों भीग कर भारी हो गए थे। मैंने टटोल कर देखा, एक में 2 जोड़ी कपड़े, दूसरे में बड़े बड़े 7-8 भुट्टे और सेर भर के करीब परवल। पूछा तो बोले अम्मा भेजी है। अरे सोन के कछार पर बहुत होता है। छुटपने में जब नई नई ब्याही थी इसकी मां तो जाना होता था। आजकल वाली स्थिति नहीं थी उस समय। द्वार पर बड़े कौड़ में मकई पकाई जाती थी। चाचा रामायण का पाठ खत्म कर चुके थे। राम झरोखे के पिता बिहार मिलिट्री में सिपाही थे। कद काठी से मजबूत, लेकिन सोजबक, थोड़े अकड़ू भी। एक दफे थानेदार की बात पर तैश खाकर नौकरी छोड़ दी। हम तो 60 बीघा के जोतदार हैं, तुम अपनी सोचो। नौकरी छोड़ने के बाद फिर वही आम परिवारों की कहानी। आपसी मनमुटाव, झगड़े और अंत में बंटवारा। बुआ गांव आती तो खुश नहीं लगती थीं। काफी जिम्मेदारियां आ गई थीं उन पर। बेटों ने पिता के सिर पर हाथ रख दिया था। किसी तरह बेटियों की शादी हुई। राम झरोखे की शादी 2 बरस पहले मंदिर में हुई थी, बबन की रिश्तेदारी में। मां मुझे न्योता लेकर भेजना चाहती थीं। ऐन दिन बस की हड़ताल थी। मैं निकला तो था पर पहुंच नहीं पाया, या शायद पहुंचना नहीं चाहता था। मैंने अपने कमरे से तौलिया और पैजामा लाकर उनको दिया। इसे बदल लीजिए। गीले कपड़े नीलू को थमा वे अहाते में पेड़ के पास चले आए। चापाकल से गिरता पानी पैर की मिट्टी के साथ नाली में बह रहा था। चाचा अब मुझसे मुखातिब थे। इबरहवा का यही हाल है। जाड़ा गर्मी बरसात इसको नहीं बुझाता। पिछली बार जेठ की लहलहाती दोपहरी में चला आया था। क्यों? अरे फेरी का काम करता है, वही सीजन होता है कमाई का। ब्याह शादी का अंतिम मौसम, कुछ बिका उका जाता होगा। बौरा जरूर है, लेकिन बैल जैसा खटता है। रात का खाना दालान में ही हुआ। बबन भी आए। बबन वो पूछ पूछ कर रोटियां देती थीं। खाने के बाद चाचा ने लंबी डकार लेते हुए राम झरोखे से पूछा, उस लड़किया का कुछ खबर मिलता है क्या राम झरोखे? राम झरोखे अपनी गर्दन नीची किए चुप रहे। कौन सी लड़किया? मैंने सवाल को समझने की कोशिश में चाचा को देखा। अरे राम झरोखे की मेहरारू भाग गई थी ना पिछले सावन में, सुना है टाटा में ही है। बबन बो ने सहमति में सिर हिलाया। राम झरोखे चुपचाप सिर नवाए खाली थाली देखते रहे। आधा निवाला उनकी हलक में ही अटका रहा। नीलू 2 रोटियां लाना तो। मैंने बातों का रुख मोड़ने की कोशिश की। नीलू रोटी की एक थाली में 2 रोटियां रखकर चली गई। सभी चुप थे। मैंने चाचा की ओर रोटियां बढ़ाई। उन्होंने रोटियां लेने से मना कर दिया। राम झरोखे ने भी। दोनों रोटियां मुझे ही खानी पड़ी। छत की मरम्मत के लिए राजमिस्त्री से बात हुई थी मेरी। सीमेंट, छड़, बालू की एक लिस्ट उन्होंने मुझे दे रखी थी। सुबह सुबह मैं बाजार जाने को निकला। आंगन में चाची और नीलू के बीच किसी हरे रंग के सलवार सूट को लेकर बहस हो रही थी। महारानी हो, हर महीने नया सूट चाहिए तुमको। चाची गुस्से में थी। ऑनलाइन सस्ता मिल गया था। नीलू ने सफाई देनी चाहिए। मुफ्त में तो नहीं मिलता ना, मैं इस बार पैसे नहीं देने वाली। नीलू चौखट पर मुंह फुलाए बैठी थी।
मुझे आया देख वो उठकर कमरे में भाग गई। मैं घर से बाहर निकल आया। राम झरोखे मुझे आहर के किनारे रस्सी बंटते मिले। कुछ पेटाड़ियां आहर के पानी में उतरा रही थीं। बड़ी तन्मयता से वे हल्के गीले पुआल को लेकर दोनों हाथों से मसलते, फिर पैरों से दबी रस्सी में जोड़ देते। पुआल की रस्सी धीरे से इनके पीछे सांप की तरह कुछ इंच सरक जाती। गुड़िया यानी बबन की बेटी रस्सी का दूसरा सिरा थामे थोड़ा पीछे सरक जाती। बबन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। मैंने राम झरोखे से पूछा, इसका क्या होगा? खलिहान में झूला लगेगा गुड़िया की खातिर। उन्होंने गुड़िया की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी ओर देखा। गुड़िया मुस्कुरा भर थी। राम झरोखे अपने काम में लगे रहे। मुझे राम झरोखे से बात करता देख बबन मेरे पास चले आए। हो गई सब तैयारी? हाँ, बस सामान की खरीदारी बाकी है, कल ढलाई हो जाएगी। मैं थोड़ा आश्वस्त होना चाह रहा था। हम भी कल घर पर ही होंगे, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। जरूर। हम तो कल निभा के ससुराल जाए। रस्सी बंटते हुए राम झरोखे बोल उठे। मैं मुस्कुरा उठा। वैसे यह पहली बार नहीं था जब राम झरोखे झूला तैयार कर रहे थे। बचपन से ही वे इस काम में माहिर हैं। जब भी वे हमारे गांव आते, टोले की लड़कियां रस्सियां बनवाती, फिर किसी दालान में झूला लगता, किसी के खलिहान में भी। रस्सी बटना और पेड़ चढ़ना, इन दोनों ही कामों में उनकी मास्टरी थी। झूलन के लिए ये दोनों काम अनिवार्य हैं। राम झरोखे मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़े। घर की जिम्मेदारियां थी। मैट्रिक के बाद काम धाम में लग गए। मेरा इनसे मिलना तो कम ही होता है, लेकिन दूर दराज से खबरें पहुंचा करती हैं। सुनने में मिलता कि कभी ये कोरबा माइंस में काम कर रहे हैं, तो कभी किसी जोधपुर के हाईवे प्रोजेक्ट में। आप आजकल कहाँ रहते हैं? बबन ने बातों बातों में मुझसे जानना चाहा। जोधपुर। अरे राम झरोखे भी तो जोधपुर में रहे थे, है ना? पैरों के नीचे से रस्सी को पीछे सरकाते हुए राम झरोखे बोले। 4 बरस पहले था। और काम क्या था? सवाल करते हुए बबन मेरी ओर कनखियों से देखकर मुस्कुराए। हाईवे प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर रहीं। शर्माते हुए फिर उनकी समस्त दंत पंक्तियां गोचर हो उठीं। हाफ पैंट पहनकर पत्थर ढोते होगे और सुपरवाइजर बताते हो? बबन फौरन व्यंग के लहजे में बोले। राम झरोखे असहज उठे। उन्होंने रस्सी बटनी रोक दी। चेहरा फीका पड़ गया। राम झरोखे के चेहरे के बदलते रंग बबन ने पढ़ लिए। वे जबरन ठठाकर हंस पड़े। जायद, जब जानत हुआ तो फिर काहे पूछेला? झेपते हुए राम झरोखे ने भरसक मुस्कुराने की कोशिश की। राम झरोखे स्वभावतः नरम हैं, इतने नरम कि बहुत धीमे बोलते हैं, और जरूरत भर भी। वे इस बात का भरसक ख्याल रखते कि किसी को उनकी बात चुभे नहीं। मसलन जितना पूछा जाए उतना ही। बीच में किसी की बात न काटना। वे कभी कभी तो खुलते हैं। बचपन से लेकर आज तक राम झरोखे में बहुत कुछ नहीं बदला। मैंने देखा है जहां सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते, राम झरोखे पीछे कहीं कोने में खड़े पाए जाते। न कोई राय, न प्रतिक्रिया। जिस काम में लगते, शुरू से लेकर उसकी समाप्ति तक। हम तो बीच बीच में तनिक होशियारी भी दिखा देते, लेकिन वे नहीं। एक बार गोतिया में किसी लड़की की शादी थी। नए लड़कों को माड़ों के लिए बांस ढोने की जिम्मेदारी मिली, वह भी 4 किलोमीटर दूर बागीचे से। मैं और मेरा भाई एक बांस गांव तक लाते लाते इतना थक गए कि वापसी में बागीचे में जाकर छुप रहे। वे थक कर पसीने पसीने हुए जाते थे, लेकिन बांस ढोना नहीं छोड़ा। बाद में हमसे मिले तो पूछा, कहाँ चले गए थे? थक गया था। मैं झूठ नहीं बोल पाया। हाँ, शहरी लोगों को काम करने की आदत कहाँ, कहकर वे ठठाकर हंस पड़े। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। उस दिन राम झरोखे ने अकेले ही 4 बांस ढोए। उसके बाद भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। दिन काफी व्यस्त और थका देने वाला था। पिकअप वाले से बहुत मनुहार की, तब तो वह सीमेंट छड़ लादने के लिए राजी हुआ। दिन के 11 बजे मैं गांव लौट आया। मजदूर मिस्त्री ने बरसात के बावजूद 2 कमरों की छत कल ही उजाड़ दी थी। राजमिस्त्री को अब अपने दल के साथ सेंटरिंग फिटिंग का काम करना था। मैं छत पर खड़ा होकर उन्हें काम करते देखने लगा। काफी गहमा गहमी थी।
आसमान आज साफ था, सूरज आसमान पर तेजी से चढ़ रहा था। राजमिस्त्री का अनुमान था कि 2-1 दिन बारिश नहीं होगी। राजमिस्त्री अपने दल के साथ मेरे छत पर सेंटरिंग के काम में लगे हुए थे। कल ढलाई का काम होगा, 2 कमरों की एक साथ ढलाई। मैं इसी उधेड़बुन में था, तभी मुझे द्वार पर साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे झांका। खाकी वर्दी में झोला लटका एक सज्जन थे। मैंने अनुमान लगाया कि इस गांव के डाकिया बाबू होंगे। मैं कुछ पूछता तभी नीलू झटपट बाहर निकलती दिखाई दी। डाकिया बाबू ने उसे पैकेट दिया। सजग निगाहों से इधर उधर देखती नीलू ने डाकिये को पैसे थमाए और सर्र से घर में चली गई। उसने देखा नहीं कि छत से खड़ा मैं उसे देख रहा था। मजदूर खाना खाकर आराम कर रहे थे। मैं घर के पास शिवालय में चला आया। वहां दोपहर की ताश मंडली जमी थी। बबन और राम झरोखे भी उस मंडली में शामिल थे। शिवालय के अहाते में घुसते ही मुझे लगा कि जोर जोर के कह गूंज रहे हैं। का मर्दे, मेहरारू कैसे भाग गई? कुछ इस तरह के सवाल कानों में पड़ते ही मैं हतप्रभ था। ताश मंडली का कोई सदस्य था। मैं शिवालय के बाहर द्वार पर खड़ा हो गया। अरे, पहले दिन वाला खेला इनसे नहीं हो पाया। मंडली का कोई दूसरा सदस्य था। सभी ठठाकर हंस पड़े। सुना है कि वो 7-8 महीने रही थी इनके साथ। किसी ने सफाई दी। न जाने बबन भाई को कौन दुश्मनी थी, वही ब्याह करवाए थे। मुस्कुराते हुए चेहरों की नजरें बबन पर थीं। राम झरोखे कोने में सिर झुकाए बैठे रहे। कनपटी से चूता पसीना उनकी ठोड़ी से टपकने लगा। 1 साल से ऊपर हो गया अब तो, फिर भी चर्चा बाकी है क्या? बबन मानो सवाल से बचना चाहते थे। फिर भी अंतहीन सवाल थे, जाने जवाब की तलाश में या फिर मन मनसायन को। देखो, शादी नहीं हो रही थी सो करवा दिए, बाकी इनकी मेहरारू भी क्या हम ही संभालते। कहते हुए बबन ने एक नजर राम झरोखे पर डाली और अपनी एक आंख दबा दी। मंडली में हंसी के फवारे फूट पड़े। उसने एक बंगाली से शादी कर ली है। उनके एक बेटी भी है अब। अरे, वो उसका पुराना यार था। अनगिनत बातें थीं, असंख्य अनुमान, ढेरों अफवाहें, मशवरे जैसे कोई सार्वजनिक मसला हो जिसके बारे में वे सब कुछ जानते हैं। नहीं जानता था तो सिर्फ एक आदमी। कल चाची बता रही थी कि टाटा से बबन और बबन वो के गांव आने की खबर सुनकर ही राम झरोखे तीज पहुंचाने के लिए राजी हुए। मैं वापस चला आया। रसोई घर के झरोखे से बबन वो और चाची सारा कौतुक देख सुन रही थीं। मुझे आंगन में आया देख मेरे पास चली आईं। बौरा लोगों के साथ ऐसा ही होता है। चाची बोल पड़ी। मेहरारू को बहुत मानते थे राम झरोखे। बबन वो बोली। वो तो सारे गहने कपड़े लेकर भागी थी। चाची चिंतित थी। राम झरोखे अपने भाई के साथ गए थे वापस मांगने। उसने कहा कि भागो नहीं तो केस कर दूंगी। बबन वो बोली। और ये है कि बबन से उसका हालचाल लेने यहां आया है। चाची बेहद अफसोस में थी। गलत शादी हो गई चाची। बबन वो बोली। दोनों ने बात करते करते गुझिया भरना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। बबन ने राम झरोखे की शादी कराई थी जमशेदपुर में। लड़की का बाप टेम्पो चलाता था। लड़की ठहरी शहर की होशियार, लड़का गांव का सोजबक। लड़की मायके वापस गई तो वापस ही नहीं आई। शाम को छत की सेंटरिंग का काम निपटाकर मजदूर चले गए। राजमिस्त्री से बातें करते करते मैं सड़क तक चला आया। आहर के किनारे बच्चे बंसी डाले बैठे हुए थे। राम झरोखे उनसे थोड़ा अलग बैठे हुए कौतुक निहार रहे थे। चेहरा बुझा बुझा सा लगा। मैं उनके पास जाकर बैठ रहा। मुझे आया देख वे थोड़ा असहज हुए, फिर मुस्कुरा दिए। बबन भाई दिखाई नहीं दे रहे? मैंने पूछा। गांव में भीतर गए हैं। आप नहीं गए? वे चुप रहे। मछली मारते बच्चे अचानक खुशी से चिल्ला उठे। शायद कोई मछली फंसी थी। एक बात पूछें? मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या पूछना है? उन्होंने सिर झुका लिया। सब मजाक करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? वे जमीन की दूब नोचते रहे, बोले कुछ नहीं। मैं उत्तर की उम्मीद में था। उन्होंने गहरी सांस भरी।
वो छोड़ गई बिना कुछ कहे। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। अटकते हुए वे बोले, फिर गंभीर हो गए। देर तक शून्य में न जाने वे क्या तकते रहे। उनसे अब कुछ और जानने की मेरी इच्छा नहीं थी। आहर के किनारे बच्चों का मछली मारना जारी रहा है। कभी मछली कांटे में फंसती, बच्चों का झुंड बहुत खुश होता, चिल्ला उठता। कभी मछली के फंसने का भ्रम पैदा होता, पर वह हाथ न आती, वे मायूस हो जाते। मैं कुछ देर तक वहां बैठा बच्चों को देखता रहा, फिर घर वापस चला आया। हल्की हल्की हवा चलने लगी। मैं यही दुआ कर रहा था कि कल शाम तक बारिश टल जाए। अचानक मुझे लगा कि चाची किसी पर चीख रही हैं। मैंने आंगन में झांका। आंगन के एक तरफ राम झरोखे हाथ में अपनी शर्ट लिए खड़े थे। कल यह शर्ट भीग गई थी। दूसरी ओर चाची और नीलू खड़े थे। चाची राम झरोखे को डपट रही थी। बहुत पैसा वाले बन रहे हो, नीलू पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। बहन है ये तुम्हारी, सोच लेना। राम झरोखे बोले, हमार 2 500 का नोट गायब है। ये सुन लो राम झरोखे, हम घर में बक्से में ताला वाला नहीं लगाते। हमसे ज्यादा चोर पुलिस बतिया रहे हो तो अपनी मेहरारू से गहना काहे नहीं वापस मांग लाते, जो लेकर भाग गई थी तुम्हारे घर से। राम झरोखे चुप हो गए। चाची देर तक उन्हें भला बुरा कहती रहीं। तीज नहीं ले जाना होता तो तुम्हारे जैसे बौराह को कौन मुंह लगाता। गलती हो गई तुमको बुलाकर, कहकर चाची ने मुंह फेर लिया। मेरा कलेजा धक से रह गया। राम झरोखे सिर झुकाए चुपचाप थोड़ी देर तक आंगन में खड़े रहे। फिर उन्होंने अपनी शर्ट पहनी, आस्तीनें कूहनी तक मोड़ी। इतना सब सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उतर आई थी। चलत है मामी, कहकर उन्होंने झुककर चाची के पैर छू लिए, फिर मुड़े और चुपचाप आंगन से निकल आए। अचानक जैसे सब कुछ धीमा हो गया था। स्लो मोशन में सभी जड़ थे, चाची, नीलू और बबन बो। मैं छत पर चुपचाप खड़ा रहा। आंगन का सन्नाटा टूटने में थोड़ा वक्त लगा। अब चूल्हा जल गया था। चाची ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर घी डाल दिया। नीलू थाली में रखकर कच्चे गुझिए बबन बो को देती। वे उसे तलकर एक परात में रख रही थीं। सब कुछ जैसे व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। रात घिर आई है। मैं छत पर अकेला हूं, बिस्तर पर पड़ा हुआ। राम झरोखे अभी तक वापस नहीं लौटे। न जाने मुझे क्यों लगता है कि वे सुबह तक आ जाएंगे। फिर सोचता हूं कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं, शायद निभा की वजह से। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसका क्या? कहीं मैं राम झरोखे को इस तरह देखने का अभ्यस्त तो नहीं हो गया। बहुत सारी बातें मन के अंदर उमड़ रही थी। सहसा लगा कि गांव के आहर पर एक पुल है, ढलान वाला पुल। मैं उस पर चलता हुआ उस पार उतर गया हूं। कोई पुराना दृश्य आंखों के सामने है, शायद 7-8 साल पुरानी कोई बात। निचाट गर्मी की दोपहरी, राम झरोखे आंगन में जमीन पर बैठे बड़ी बेचैनी से अपनी जेबों में कुछ खोज रहे हैं। बगल में कपड़ों का फेरी वाला गट्ठर खुला पड़ा है। मामी, हमार पैसा जेबी में तो रख ले रही, राम झरोखे बताते जाते थे, बिलखते जाते थे। आंगन में चाची खड़ी हैं, बगल में निभा और नीलू हैं। राम झरोखे को कलपते देख सभी चुप हैं। दोनों बहनें कनखियों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। एक कोने में मैं भी खड़ा हूं, भाव शून्य, सामने घटित हो रहे को देखता हुआ। क्या हुआ होगा मैं समझ रहा हूं। मैं चाची से कहना चाहता हूं कि वे निभा और नीलू से पूछें। मेरे होठ हिलते हैं, लेकिन चाची मुझे सुन नहीं रही। सहसा मुझे लगता है कि मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही। मैं गला पकड़कर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता हूं। इसी जद्दोजहद में नींद टूट गई। हल्की हवा चल रही थी। रात के पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। दूर टिटहरी की टूटती हुई आवाज थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद आधी रात गुजर चुकी है। आंगन में लालटेन की धीमी रोशनी थी। मैंने झांक कर देखा, चाची और बबन वो तीज का सामान सहेज रही हैं। बबन उनकी मदद कर रहे हैं। वे तीज लेकर जाएंगे। नीलू दरवाजे की चौखट पर बैठी ऊँग रही है शायद।
बीच आंगन में रखे लालटेन की रोशनी चाची के आधे चेहरे पर चिलमिला रही है। सामान बांधकर चाची ने थकान की लंबी उसास भरी। रोशनी से छिपे उनके आधे चेहरे पर थकान, उदासी और आशंका का घना अंधेरा है। सहसा मुझे मेघदूतम की पंक्तियां स्मरण हो आई हैं। संतप्तानाम त्वमसि शरणम तत्पयोध। जो संतप्त हैं, हे मेघ, तुम उनके रक्षक हो। शुक्रिया। तो ये थी मेरी कहानी राम झरोखे बैठ के। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जाहिदुल दीवान जी, सुस्मित सौरभ, भागचंद खींची जी, अमित सिंह, राकेश तिवारी जी, लकी जी, गुल मोहम्मद जी, अनुराधा गुप्ता जी, अंजलि देश पांडे जी, जितेंद्र वर्मा जी, भावेश जी, ज्योति श्रीवास्तव जी, आप सभी को नमस्कार। आप सबने मेरी कहानी सुनी। अगर कहानी से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई बात आप मुझसे जानना चाहते हो तो कुछ समय मेरे पास है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके प्रश्नों का। एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क लिख रहे हैं कि मुझे अपने गांव के देलू पागल की याद आ रही है। पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद पहले पागल हुए, फिर उनकी मौत हो गई। हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग देखने को मिलते हैं। कई लोगों की याद ताजी हो गई, खासकर पैसा चोरी होने वाली बात को लेकर। धन्यवाद। हाँ, ये कमोबेश पूरे हिंदुस्तान की ये स्थिति है, हर गाँव की। आप कहीं भी किसी राज्य में जाएं, जो अपनी बात बहुत मुखरता से, बहुत आत्मविश्वास के साथ नहीं रख पाता, जो धीमा बोलता है, सबके सामने आने से थोड़ा परहेज करता है, असहज करता है, तो लोग उसको बेवकूफ़ या फिर उनके बारे में तरह तरह के अनुमान, भ्रांतियाँ, धारणाएं पाल लेते हैं और फिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार भी करना शुरू करते हैं। जी, भागचंद जी, थैंक यू, शुक्रिया। तो कहानी 6 बजे से संदीप मिल जी इस पूरी श्रृंखला की आखिरी कहानी लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तो जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप 6 बजे वापस दोबारा इसी चैनल पर जुड़ेंगे। और अनुराधा गुप्ता जी जो 11 कहानियाँ पढ़ी गई हैं, राकेश तिवारी जी से लेकर और संदीप मिल जी तक, बीच में 11 कथाकारों ने कहानियाँ पढ़ी हैं। उनका वो समीक्षात्मक, आलोचनात्मक, वो कल कुछ टिप्पणियाँ होंगी जो वो कर रही होंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मैं पुनः आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से इस कहानी को सुना। कोई और बात, कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ कमेंट में लिखेंगे। मैं इस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अंत में एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क की पूरी टीम जो इस पूरी मुहिम के पीछे काम कर रही है, इस परिकल्पना के पीछे काम कर रही है, और काफ़ी टेक्निकली लेखकों को उन्होंने सपोर्ट किया है कि वे समय से आकर और आपके साथ जुड़ें और अपनी कहानियाँ सुनाएं। तो मैं पूरी एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क टीम को धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।